नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। ये क्विक रिवीजन की जो सीरीज है उसमें ये अगली कड़ी एक और जुड़ रही है। और पिछला सेशन आप लोगों ने कुषाण काल के बारे में देखा होगा, कनिष्क के बारे में देखा होगा और आप लोगों ने पढ़ा है, उसको आप लोगों ने वॉच किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पॉजिटिव कमेंट आए। हाँ, एक बच्चे ने कलर को लेकर के थोड़ा सा कमेंट किया था कि सर कलर थोड़ा सा लिखने का कलर या फिर बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डिफर रखिए। एक्चुअली फिर उसमें क्लियर नहीं कलर आ रहा था। चलिए ठीक है, आज मेरी कोशिश रहेगी। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ मौर्यन साम्राज्य पर चर्चा करने वाला हूँ। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा जो मौर्य साम्राज्य की हम बात करते हैं, मौर्य काल की जो मैं बात करता हूँ, वो मिलता है कि सर ये क्या है 322 या 323 कहीं कहीं मिलता है। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 183 या 184 ईसा पूर्व तक का जो काल रहता है, बीसी तक का काल रहता है, जो कि मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए तो मौर्य साम्राज्य जो है वो भारत का पहला केंद्रीय साम्राज्य था। और बात किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मगध का उत्कर्ष हो रहा है, आपने इससे पहले मगध वाली वीडियो भी देखी होगी। मगध का उत्कर्ष हो रहा है, उससे पहले क्या है वैदिक एरा हमने देखा। वैदिक एरा में जन का कॉन्सेप्ट था। उस समय जो सबसे बड़ा जो राज्य का फॉर्मेशन होता था वो जन होता था। जन से जिला में तब्दील हुआ और जिला से जन से जनपद में तब्दील हुआ, जनपद से महाजनपद का काल आया। तो 600 बीसी के आसपास में क्या है, 700 बीसी 600 बीसी में महाजनपद का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और इसी दौर में 500 बीसी के आसपास में आपने देखा कि मगध का उत्कर्ष हो रहा है। और मगध का उत्कर्ष हो रहा है और मगध के उत्कर्ष में 3 राजवंश हमें देखने को मिले थे। एक हमने देखा था हर्यक वंश, दूसरा हमने देखा था शिशुनाग वंश और तीसरा हमने देखा था नंद वंश। तो नंद वंश पर हमने चर्चा किया था और हमने आपको बताया होगा कि नंद वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे घनानंद, जिनकी हत्या करके, जिनका कह सकते हैं जिनको युद्ध में पराजित करके, ठीक है, नंद वंश के स्थान पर एक नए वंश का उदय हो रहा है और एक नए युग का उदय हो रहा है, जिसको हम मौर्य काल के या मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मौर्य वंश पाता हूं कि मौर्य जो साम्राज्य था वो भारत का पहला केंद्रीय साम्राज्य हुआ करता था। यह साम्राज्य देखा जाए तो मगध में गंगा नदी के मैदानों से प्रारंभ हुआ था और इसका विस्तार हमें क्या है लगभग एक भारत के बहुत बड़े हिस्से में क्या है देखने मिलता है। और इसने पश्चिम की ओर भी विकास किया, पूर्व की ओर भी विकास किया, दक्षिण की ओर भी क्या है विकास किया। मतलब इस समय के जो छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, जो क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे, मौर्य वंश का जो संस्थापक था, मौर्य काल का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इन छोटे छोटे क्षेत्रीय शासकों के, क्षेत्रीय राजाओं के कह सकते हैं आपसी मतभेदों का फायदा उठाया था। और आपसी मतभेदों का फायदा उठा करके क्या है अपनी सीमाओं का धीरे धीरे इसने क्या किया, विस्तार कर लिया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का जो पीक लेवल था वो किस शासक के दौर में आया, तो वो अशोक के शासनकाल में आया था। वो किसके शासनकाल में आया था? वो अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा इसका विस्तार हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि सर मौर्य काल पढ़ा जाए, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, मौर्य इतिहास के अगर हम सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, मौर्य इतिहास के अगर हम स्रोत की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आई थिंक विष्णु पुराण से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 2 प्रकार के क्या हैं, हमें क्या मिलते हैं, 2 प्रकार के हमें यहाँ पर इतिहास के सोर्स मिलते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक कौन सा आपका होता है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत होता है, और दूसरा आपका कौन सा होता है हिस्टोरिकल सोर्स, एक आपका कौन सा होगा ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य या कह सकते हैं जो लिखित रूप में, ऐतिहासिक साक्ष्य या कह सकते हैं इसको हम ऐतिहासिक साक्ष्य ना करके इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम लिखित साक्ष्य के रूप में हम क्या है बोल देंगे इसको, जो स्क्रिप्ट में मिलता है, स्क्रिप्ट में जो मिलता है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें ढेर सारे हमें अभिलेखों के माध्यम से जानकारी पता चलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अशोक के अभिलेख भी हमें मिलते हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेख हो जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाता है,
रुद्रदामन का, अशोक के ढेर सारे अभिलेख पढ़ेंगे हम इस सेशन, इसी सीरीज में पढ़ेंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाता है आपका। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा अभिलेख, मतलब कुछ लिख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोहगौरा लेख भी है। उसके साथ साथ महास्थान लेख है। जरा कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि ये जो सोहगौरा लेख है और ये महास्थान लेख है, इनकी लोकेशन जरा बताइएगा, मुझे लोकेशन जरा बताइएगा। लिखित साक्ष्य में अगर देखा जाए तो ढेर सारे मिल जाते हैं। पहले तो अर्थशास्त्र उठा लो, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, ठीक है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, ठीक है, जैन ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र हैं। जैन ग्रंथ कौन से हैं, कल्पसूत्र में भी पता चलता है। उसके साथ साथ क्या है, ढेर सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसमें दिव्यादान हो जाता है, दिव्यदान। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पर दीपवंश, महावंश, ठीक है, दीपवंश, महावंश, ठीक है, मिलिंदपन हो, बहुत ढेर सारे ग्रंथ आ जाते हैं, मिलिंदपन हो, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण, तो इन सब के माध्यम से, ठीक है, विष्णु पुराण, ETC, इन सब के माध्यम से हमें मौर्य काल के बारे में क्या होती है, जानकारी पता चलती है। मौर्य का, हाँ, इंडिका नहीं लिखा, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, ये सब मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था चरक संहिता, तो यहाँ पर एक पुस्तक का जिक्र हो रहा है, अर्थशास्त्र। तो आपको बता दिया जाए, मौर्य काल का जो इतिहास का जानने का जो साहित्यिक स्रोत है, इसको ऐतिहासिक या लिखित साक्ष्य के आधार पर इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम साहित्यिक सोर्स भी बोल सकते हैं। तो साहित्यिक सोर्स में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है बच्चा, महत्वपूर्ण है। तो कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ करता है। और आपको एक बात बता दे रहे हैं यहाँ क्लियर कि अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। क्या है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और लोक प्रशासन पे लिखी गई ये पहली प्रमाणिक पुस्तक है। आपको बता दें, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में नगण्य मिलता है, नगण्य लिखा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र को कुल 15 अधिकरणों में, या कह सकते हैं कुछ कुल 15 चैप्टर में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि कुल 15 कह सकते हैं अधिकरण, या कह सकते हैं इसको क्या, 15 चैप्टर में बांटा गया है। और इसमें श्लोकों की संख्या क्या है, श्लोकों की संख्या क्या है, ठीक है, 6000 है। डॉक्टर राम शास्त्री जी का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। डॉक्टर राम शास्त्री ने सर्वप्रथम इसे मैसूर संग्रहालय में खोजा, ठीक है, मैसूर संग्रहालय में इसको खोजा, अर्थशास्त्र पुस्तक वहां पे मिली और उसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद इंडियन एडिक्वेरी वा कह सकते हैं मैसूर, इसका अनुवाद किया, और मैसूर रिव्यू क्या है, इनको प्रकाशित भी करवाया गया था, ठीक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक और जरा आप लोग लिख लीजिए कि सर भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। वहीं अगर हम इंडिका के बारे में बात करते हैं जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, वहीं हम इंडिका के बारे में बात करते हैं जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। जो मेगास्थनीज हुआ करता था, ये सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी आक्रमणकारी था। सेल्यूकस निकेटर आगे हम बताएंगे अभी कि 305 BC के आसपास में भारत पर आक्रमण हो रहा है, तो उसका क्या हुआ करता था, उसका ये राजदूत हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये 299 ईस्वी तक का रहा था, ठीक है। और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में क्या है, ढेर सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराता था। यह ग्रंथ अगर देखा जाए तो आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो कुछ यूनानी लेखक हो गए, एरियन हो गए, स्ट्रेबो हो गए, प्लूटार्क हो गए, प्लिनी हो गए, जस्टिन हो गए, डायोडोरियस हो गए, इन सब ने क्या है, इन सब के ग्रंथों से इसके कुछ क्या है विवरण हमें प्राप्त होते हैं, कुछ इसके अनेक हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और
इसका आगे चल करके इसको सब इकट्ठा करके इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है, इसका क्या है, प्रकाशित करवाया गया था। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश पे अगर हम चर्चा करते हैं तो सर पाते हैं कि सर मौर्य वंश की जो स्थापना हो रही है, मौर्य वंश की जो स्थापना हो रही है, ठीक है, मौर्य वंश की जो अगर देखा जाए कि सर मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनकी राजधानी कौन हुआ करती थी, तो इनकी राजधानी अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। इनके अंतिम शासक कौन हुआ करते थे, अंतिम शासक इनके जो बृहदत्त हुआ, अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त हुआ करता था। मतलब एक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका राजचिन्ह जो था वो राजचिन्ह क्या हुआ करता था, राजचिन्ह मयूर हुआ करता था, मयूर हुआ करता था, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये मौर्य कौन थे, मौर्य कौन थे। तो अगर आप देखेंगे मौर्य कौन थे या गूगल करेंगे तो पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या हुआ करता था। सर्वार्थ सिद्धि करके ऐसे कुछ नाम मिल जाएगा आपको, लेकिन पुराण कुछ और कह रहे हैं। पुराण ये कह रहे हैं कि मौर्य जो थे मूरा नाम की एक दासी का पुत्र हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य, 3 नाम है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअल में एक दासी किसकी थी, तो ये महापद्म नंद की दासी हुआ करती थी, और महापद्म नंद के द्वारा ही क्या है क्या ये माना जाता है कि महापद्म नंद का ही क्या है एक पुत्र हुआ करता था जो उसकी दासी से उत्पन्न हुआ था। तो नाम चंद्र इसका दिया गया। गुप्त, गुप्त कहाँ से नाम आया, तो गुप्त ये नाम आया क्योंकि विष्णुगुप्त या कौटिल्य के साथ, कौटिल्य इसके गुरु हुआ करते थे, तो वहां से ये नाम निकल के आ रहा है गुप्त। मौर्य, मौर्य का मतलब मूरा नाम की दासी का पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य पुराण ये कह रहे हैं, ठीक है। मौर्य कौन थे, मौर्य क्षत्रिय थे, मौर्य शूद्र थे, मौर्य ब्राह्मण थे। अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग विचार हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं कि मौर्य शूद्र थे, मुद्रा राक्षस भी कह रहा है। मुद्रा राक्षस में बिरसल से इसकी तुलना की गई, बिरसल मतलब शूद्र, नीची जाति से। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की आप पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं कुछ, ये जो अभी सीरीज चल रही है उस पर क्वेश्चन भी मैंने करवाए। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन कह रहा, तो बौद्ध जो जैन ग्रंथ हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं और ये कह सकते हैं जो जैन ग्रंथ है वो इसको क्षत्रिय कह रहे हैं, ठीक है। और अमूमन ये कह दिया जाता है कि उस समय का जो राजा रहता था, उस समय का जो कह सकते हैं जिसका साम्राज्य होता था, अमूमन क्षत्रिय ही कहलाता था, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या है, लौरिया नंदनगढ़ का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसमें क्या है, स्तंभ के नीचे मयूर का उत्कीर्ण किया गया है। तो मयूर से भी हम एक जोड़ सकते हैं कि ये क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया है, कुछ वैश्य भी मानते हैं, कुछ वैश्य मानते हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि ये घनानंद का पुत्र हुआ करता था, इसीलिए इसको विरसल या कुलहीन भी कहा गया है, ठीक है। और अगर देखा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, पॉइंट नोट करिए फटाफट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अब आते हैं हम अपने शासक, संस्थापक शासक पे चर्चा करते हैं, और वहां पहुंचने से पहले आपको बता दिया जाए अनअकैडमी पर 40% की छूट चल रही है, तो आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पीसीएस का सब्सक्रिप्शन लीजिए 40% की छूट के साथ। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग प्लीज़ वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, वहाँ पे जो कोड लगा हो प्लीज़ आप उसको एडिट करके और वहाँ पे कोड मेंशन करिए, वीजे लाइव कोड का मेंशन करिए, और फिर क्या है आपको उतना ही ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए बात करते हैं हम थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए हमने आपको बता दिया है कि 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 4000 नहीं कहीं 6000 श्लोक मिलता है, ठीक है। यूनानी भाषा में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, ठीक है। तो आते हैं हम थोड़ा सा इस पे, हम सब पे चर्चा कर चुके हैं, और आते हैं अपने शासक पे बात करते हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, इसके नाम अंदर नाम में क्या मिलते हैं, इसको सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है, सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है, इसको एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसको एंड्रोकोटस भी कहा जाता है,
इसको सैंड्रोकोप्टस भी कह दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका समीकरण किसने स्थापित किया, या किसने चंद्रगुप्त मौर्य, और कि सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है यूनानी लेखकों के अनुसार। तो इसमें जस्टिन का नाम आ जाता है, एक व्यक्ति हैं जस्टिन का नाम आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है इस पर क्या है इससे संबंध इन्होंने क्या किया है, ठीक है, इस पर इन्होंने क्या है संबंध स्थापित किया, इसकी क्या है संबंध स्थापित किया। अब अगर हम सेशन शुरू करने से पहले अगर देखा जाए कि सर चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियां कौन कौन सी हुआ करती थी, तो इसकी उपाधियां कुछ हुआ करती थी। पाटलिपुत्रक के नाम से भी जाना जाता था, प्रथम भारत के साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, लिबरेटर मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने पंजाब की जनता को यूनानी शासन से मुक्ति दिलाई थी, तो पंजाब के लोगों के द्वारा इसे लिबरेटर या कह सकते हैं मुक्तिदाता की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये इसकी उपाधियां कुछ इसकी क्या हुआ करती थी, उपाधियां हुआ करती थी। तो हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर या उनकी हत्या करके नंद वंश के स्थान पर मौर्य एक नए वंश मौर्य वंश की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा था कि सर चंद्रगुप्त और इनकी मुलाकात, चाणक्य की मुलाकात कहाँ पे हो रही है, तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो मुलाकात होती है वो विंध्याचल के, ठीक है, विंध्याचल के पर्वत पे हुई थी, विंध्याचल के जंगलों में कह सकते हैं, विंध्याचल पर्वत के जंगलों में हुई थी। और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकीलम नाम का कह सकते हैं एक खेल खेल रहे थे, ठीक है। और चाणक्य ने क्या किया, 1000 कसार पर से दे करके, ठीक है, और उसको खरीदा, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा और उसको शिक्षा दीक्षा के लिए क्या है तक्षशिला क्या है भेज दिया गया था, तक्षशिला क्या है भेज दिया गया था। अब अगर हम देखते हैं कि सर चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ उपलब्धियां हमें मिलते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की हमें कुछ उपलब्धियां मिलती हैं कि इसने मगध पर आक्रमण किया, सबसे पहले इसने क्या किया, मगध पर उत्क्रमण किया। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर कि इसने मगध पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया और वहाँ पर क्या है, सबसे पहले मतलब घनानंद को तो पराजित करने के बाद जो मगध पर आक्रमण उसमें क्या हुआ, उसके पहले ही इसने क्या किया था, मगध पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया था। उसके बाद इसने क्या किया, उत्तर पश्चिमी सीमा पर चले गए और वहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करके इसने पहले पंजाब और सिंध पर क्या है विजय प्राप्त किया। और फिर इसने मगध की विजय की। फिर इसने 322 ईस्वी में, ठीक है, एक चंद्रगुप्त मौर्य एक सहयोगी हुआ करते थे, एक सहयोगी राजा प्रवर्तक नामक राजा की सहायता से इन्होंने क्या किया, मगध के सेनापति भद्दासल को पराजित करके मगध पर विजय प्राप्त की। और इस विजय के बाद 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। यहीं पर सेल्यूकस के साथ युद्ध हो रहा है, यहीं पर इसी दौर में सेल्यूकस से युद्ध हो रहा है। 305 बीसी के आसपास में अगर बात किया जाए तो 305 बीसी के आसपास में सिकंदर का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर के सेनापति था, ये बाद में सिकंदर के बाद में ये बेबीलोन का राजा बना, बैक्टीरिया से भी विजय प्राप्त की और भारत की विजय लालसा, क्योंकि सिकंदर भारत को विजय नहीं कर पाया था तो इसके मन में भारत की विजय को लालसा हुआ करती थी, ठीक है। तो उसी के लिए यह आगे बढ़ता है और सिंधु नदी को पार करता है और सिंधु नदी को पार करके उसका जो सामना हो रहा है, उसका सामना क्या हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से हो रहा है। उसका सामना किससे हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य से उसका क्या हो रहा है, सामना हो रहा है, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हो रहा है, 305 बीसी में हो रहा है। ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पर पराजित हो रहा है और पराजित ये युद्ध क्या है, अंत में एक संधि पर युद्ध समाप्त हो रहा है और जिससे पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर की क्या हो रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से पराजित हो रही है। तो एक संधि हुई और ये बता दिया जाए, ये प्रथम संधियां हैं, ये भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ करती थी। जो तो अभी हमने आपको बताया ठीक है कि यहाँ पर जो था ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि किसके बीच में हुई, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो रही है यहाँ पर। तो इसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, एरियाना, कांधार, काबुल और मकरान जैसे 4 समृद्ध प्रांत जो थे उस सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। पहली संधि
पहली से मतलब कि भैया 4 समृद्ध प्रांत अगर कोई दे रहा है किसी शासक को, तो मतलब वो पराजित ही तो हुआ होगा भैया, वो पराजित ही तो हुआ होगा, बिल्कुल। तो ये पराजित हुआ। दूसरी ये हुई कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, लेकिन यहाँ पे एक संधि रखी गई थी कि हेलेना का पुत्र क्या है, शासक नहीं बनेगा। ये बात पहले ही तय कर दी गई थी। तो क्या है, ये ये भी बता दिया जाए, ये भी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ करता था। उसके साथ साथ मेगास्थनीज नामक अपने दूत को क्या है, अपने साथ एक मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और इन सब के बदले में 500 हाथी क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या है, दिया। ठीक है, इसने क्या है, दिया। तो ये सेल्यूकस और इनके बीच में क्या हुआ था, इसके बाद में क्या है, ये इसका युद्ध हुआ था, इसको क्या है, युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट बता चुके हैं, सारे पॉइंट अंततः उसे पराजित होकर करना पड़ा। अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के क्या है, संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, और उसने जम्बूद्वीप का स्वामी बताया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है, सकल जम्बूद्वीप का क्या है, शासक बताया गया है या स्वामी बताया गया। ठीक है, बताया जाता है कि इसकी जो सीमा हुआ करती थी वो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक इसकी क्या हुआ करती थी, सीमा हुआ करती थी। और अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने दक्षिण विजय की थी, मैसूर तक का। अब मैसूर तक का कैसा कह सकते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसने क्या जीवन के अंतिम दिन जो थे वो मैसूर में ही बिताए थे। ठीक है, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आज पूछा भी है कि सर सोहगौरा और महास्थान लेख कौन सा हुआ, किससे संबंधित हुआ करता था या कहाँ पर है। तो आपको बता दिया जाए उन दोनों अभिलेखों से कौन कौन सा अभिलेख है, कौन कौन सा अभिलेख हुआ करता है। ठीक है, सोहगौरा और ठीक है महास्थान लेख, सोहगौरा और एक लेख कौन सा है, महास्थान लेख। इन दोनों के माध्यम से पता चलता है, ठीक है, अकाल से निपटने के लिए क्या है, अकाल से निपटने के लिए ठीक है कि अन्नागार की व्यवस्था की गई थी। क्या है, अन्नागार की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये भी यहाँ से क्या है, पता चलता है, ये भी यहाँ से क्या है भैया, पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था, जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। कैसे कह सकते हैं, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही 300 बीसी में एक जैन परिषद का आयोजन किया गया था, जिसको हम प्रथम जैन परिषद कहते हैं। प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था 300 ईस्वी के आसपास में, 300 के आसपास में, नियर अबाउट ही माना जाता है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ये पॉइंट हम आपको जैनिज्म में बता चुके हैं। और इसी जैन परिषद में जैनिज्म डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कौन कौन से पार्ट में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो श्वेतांबर पंथ को मानने वाला जो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, दिगंबर पंथ को मानने वाला जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता है। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में ही क्या हुआ था, विभाजित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके जो गुरु हुआ करते थे, इसके गुरु थे बागभद्र, ठीक है, भागभद्र, ठीक है। तो अब जाहिर भद्रबाहु, भागभद्र याद आ रहा है। ये स्थूलभद्र ने श्वेतांबर का नेतृत्व किया और भद्रबाहु ने क्या है, दिगंबर का। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस शाखा का अनुयायी रहा होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस शाखा का, वो कह सकते हैं जैन धर्म के दिगंबर पंथ का मानने वाला हुआ करता था। जीवन के अंतिम दिनों में इसने अपना जो राज्य था, इसने क्या है, इसने अपने राज्य जो था वो किसको त्याग दिया, वो त्याग करके वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला जा रहा है, वो चला जा रहा है साउथ में। और साउथ में जा करके वो अंतिम समय में राजगद्दी उसने जो थी वो बिंदुसार के पक्ष में त्याग दी। बिंदुसार इसका पुत्र हुआ करता था, ठीक है। बिंदुसार के पक्ष में त्याग करके वो दक्षिण भारत चला जाता है और वहीं पर कर्नाटका के
सरवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से क्या किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। हमने आपको बताया कि प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और यहीं पर एक काम भी किया था, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि महास्थान और सोहगौरा से पता चलता है कि इसने क्या किया था, अकाल से निपटने के लिए इसने अन्नागार बनवाए थे। वहीं इसने सौराष्ट्र प्रांत में इसने क्या कराया था, एक सेकंड, चलिए, तो इसने क्या करा था, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का इसने निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, कई बार मिलाने वाले प्रश्न आ जाते हैं कि सुदर्शन झील में उस समय जब निर्माण कराया गया था तो उस समय गवर्नर कौन हुआ करता था, तो उस समय जो गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर हुआ करता था वो पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करता था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर अशोक के समय में गवर्नर पूछा जा रहा है तो अशोक के समय में गवर्नर तुषास्प हुआ करता था, जिसमें पुनः निर्माण किया गया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का क्या है, ठीक है, एक साथ नाम उल्लेख मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि भद्रबाहु से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और अपने प्राण क्या कर दिए, अपने प्राण संलेखना या सरवणबेला विधि से क्या कर दिया था, अपने प्राण त्याग दिया था, ठीक है। संलेखना या सरवणबेला विधि से क्या इसने प्राण त्याग दिया था। अब अगला शासक आता है बिंदुसार। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता हुआ करता था। दुर्धरा इसकी माता का नाम हुआ करता था, इसकी माता का नाम दुर्धरा हुआ करता था। इसके कई नाम मिलते हैं। सिंहसेन, जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया। अमित्रघात, पतंजलि के कह सकते हैं, महाभाष्य में से अमित्रघात कहा गया है। इसको बारिसाल भी पुराणों में कहा जाता है, इसको भद्रसाल भी वायु पुराण में कहा गया है, ठीक है। इसको अमित्रोचेटस, यूनानी इतिहासकार इसको अमित्रोचेटस कहते हैं, ठीक है। तो आप बता दिया जाए, प्रारंभ में इसका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वो चाणक्य ही हुआ करता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था। बाद में चाणक्य के बाद में खल्लाटक क्या बनता है, खल्लाटक इसका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए, बिंदुसार ने अपने पिता की भांति विदेशी राज्यों के साथ वैसे ही संबंध, मैत्रीपूर्ण क्या है, संबंध रखे थे, ठीक है। इसके कह सकते हैं, इसके दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर के डायमेकस आया हुआ था। कौन आया था, डायमेकस, एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर के क्या है, ये कहाँ का, ये सीरियाई शासक, सीरियाई दूत हुआ करता था। डायमेकस, एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर के डायमेकस आया था। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, दो दूत आए हैं। मिस्र के शासक, ठीक है, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का दूत बनकर के डायनोसियस क्या है, डायनोसियस भारत आया था। तो दो दूत आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, मिलाने वाले में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक डायमेकस है, दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चा, डायनोसियस हो जाएगा, ठीक है। डायनोसियस इसका क्या हो जाएगा। आपको बता दिया जाए कि इसने सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने क्या है, 3 चीज़ों की मांग की थी। एक था सूखी अंजीर, दूसरा था क्या है, शराब, और तीसरा था एक दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़ करके इसको 2 चीज़ें प्राप्त हुई थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि भैया हम दार्शनिकों का आदान प्रदान या दार्शनिकों का हम कह सकते हैं व्यापार नहीं करते। यहाँ क्या है, व्यापार नहीं करते। आपको बता दिया जाए कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था, जनता ने विद्रोह कर दिया था और वहाँ का पहले गवर्नर सुसीम हुआ करते थे, लेकिन जो विद्रोह को नहीं दबा सका था, बाद में आगे चल करके क्या अशोक वहाँ जाता है और अशोक क्या करता है, उस विद्रोह को दबाता है। इस घटना की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य दिव्यदान के माध्यम से प्राप्त होती है। दिव्यदान के माध्यम से इस घटना की हमें क्या है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है।
और आपको बता दिया जाए बिंदुसार जो था, ठीक है, बिंदुसार जो हुआ करता था वो अजीवक धर्म का या अजीवक मत का अनुयायी हुआ करता था, वह अजीवक मतानुयायी बिंदुसार हुआ करता था। और उसके जो कह सकते हैं पिंगल वत्सजीव जो हुआ करते थे, उसके मुख्य परामर्शदाता भी हुआ करते थे, ठीक है। प्रारंभ में देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में वो अजीवक लगभग जैनिज्म के करीब आता है ये, ठीक है। तो इसके दरबार में पिंगल वत्स नामक कह सकते हैं आजीवक रहता था। क्या नाम है इनका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पिंगल वत्स, ठीक है। ये अजीवक हुआ करते थे, अजीवक या आजीवक कह सकते हैं, पिंगल वत्स नामक आजीवक इनके दरबार में रहा करता था। बताया जाता है कि बिंदुसार की कुल जो पत्नियां थीं, उन पत्नियों की संख्या जो थी वो मात्र 23 पत्नियां थीं। तो बिंदुसार की जो पत्नियां थी वो 23 थी। बौद्ध साहित्य ये भी बताते हैं कि बिंदुसार की जो संतानों की संख्या थी, संतान नहीं, बिंदुसार की जो पुत्रों की संख्या थी वो कितने थी, वो 101 थी। क्योंकि कुछ बौद्ध ग्रंथ ये लिखते हैं ना कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, एक जीवित भी रहता है सुसीम, तो यानी कि 99 + 1 यानी कि 100, पुत्रों की संख्या यानी 101 है। पुत्रियों की संख्या ज्ञात नहीं, इसलिए हम टोटल संतान नहीं बता सकते कि भैया टोटल संतान इसकी कितनी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये था बिंदुसार। हमने आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो हमने दो बिंदुओं पर चर्चा की, दो शासकों के बारे में हमने यहाँ पर क्या है आज हमने चर्चा की है। एक शासक जो आपका हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा शासक हुआ करता था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार जितने मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, इससे एक भी पीसीएस और आरओ में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगला जो है वो है अशोक, और अशोक पर चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन एंड करने से पहले आपको बता दिया जाए कि अनअकैडमी पर 40% की छूट का ऑफर चल रहा है, तो भैया बढ़िया मौका है। अनअकैडमी पर 40% की छूट के साथ क्या है, अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़िए और प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के अपनी तैयारी को क्या करिए, बेहतर करिए। देखिए 40% छूट है, यहाँ पर 40% की छूट है, और आपको क्या करना है, कोड आपको वीजे लाइव लगाना है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना है, वहाँ पे अगर कोई कोड है तो आप उसको एडिट करके आप यहाँ पर कोड क्या लगा सकते हैं, आप प्लीज़ वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। तो आज के सेशन में ऐसा ही। कैसा रहा सेशन, जो क्वेश्चन पूछे गए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जवाब दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसका भी जवाब देते रहिए। चलिए लिंक को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मास्टर के उत्साह का वर्धन करते रहिए आप लोग। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू डियर, थैंक यू।